हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के मोशन चैप्टर के बल तथा बल के प्रकार देखने वाले हैं। ये वीडियो गति यानी मोशन चैप्टर का पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम लोग गति के पार्ट 1 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और गति के पार्ट 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत देख चुके हैं। वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जा रहा है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। एक और बात दोस्तों, आप अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं, ताकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबका जो MCQ क्वेश्चन होगा वो PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको वहाँ पे ये सारी वीडियो भी मिल जाएगी एक साथ। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बल और बल के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले जानते हैं बल किसे कहते हैं। एक मिनट पेन ले लेते हैं। चला जाए। बल फोर्स कहते हैं किसे हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को धक्का देना, खींचना या आकर्षित करना वही बल है। क्या है? कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को अगर हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, ठीक। आकर्षित कैसे करना? मैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए, है ना। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना, खींचना या आकर्षित करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अर्थात बल वह कारक है, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। यानी बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। जब कोई वस्तु किसी भी सीधे रास्ते पर चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को और तेज करने के लिए जिस कारक का उपयोग किया जाता है वही तो बल है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। यानी बल के कारण वस्तु की स्थिति में क्या, प्रारंभिक स्थिति में क्या परिवर्तन लाया जाता है, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, और यह परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। चला जाए नेक्स्ट। बल का इकाई मात्रक क्या होता है? तो बल का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगर सीजीएस के आधार पर देखा जाए तो बल का मात्रक क्या है? डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है? बल का मात्रक डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁵ न्यूटन, सॉरी 10⁵ डाइन होता है ना। बल को सदिश राशि भी कहते हैं। बल को सदिश क्यों कहते हैं? आप पूछ सकते हैं आखिर बल को सदिश क्यों कहते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए, बल बराबर फोर्स बराबर क्या होता है, हम लोग देखे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? सदिश राशि है। अगर एक्सेलरेशन सदिश राशि हुआ तो बल भी मेरा सदिश राशि हुआ ना, इसलिए बल का क्या है? एक सदिश राशि है। अब हम लोग आगे देखते हैं बल का इफेक्ट, बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए देखते हैं क्या है। यानी बल के कारण क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होता है। तो दुनिया में सारी काम बल के कारण ही होती है। जैसे किसी भी वस्तु की दिशा को बदलना हो, कौन बदलेगा? बल के कारण बदलता है। या एक पिंड को विराम की अवस्था से गति में कर सकता है और एक गति की अवस्था से विराम में बदल सकता है बल। या किसी वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या बदल सकता है। या गतिशील पिंड को रोक सकता है। या किसी वस्तु की आकृति या आकार को बदल सकता है। ये सब क्या है? बल के इफेक्ट हैं। सिंपल वे में बल क्या करता है? किसी भी वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाता है। चाहे उसे अगर वो गति में है तो उसे रोक सकता है, अगर रुका हुआ तो उसे गति में ला सकता है या गति में लाने की चेष्टा करता है। अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो उसकी स्थिति, उसकी आकृति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यानी कोई ना कोई इफेक्ट करता ही है। चला जाए नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं बल का सूत्र, बल का फॉर्मूला क्या होता है। तभी हम लोग देख लेते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, बल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है ना, बल के द्वारा उसे निकाला जाता है।
ये इसका क्या है, इसका समीकरण है। ठीक है, अब सुनिए, F बराबर m है तो m क्या द्रव्यमान हुआ, a क्या त्वरण हो गया। अब सुनिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बल का अगर मात्रक जाने, अगर बल का यूनिट जाने तो क्या होता है, इससे पहले भी देख चुके हैं, न्यूटन। और न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या है कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन भी कहते हैं। यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चला जाए, यहाँ बॉडी दिया है, एक बॉडी दिया है जो 20 किलोग्राम, जिसका मास दिया हुआ m बराबर कितना दिया हुआ 20 किलोग्राम, और उसका वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अगर इसका पूछेगा बल बताइए, बल कितना लग रहा है इस वस्तु पे, तो आप बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। F बराबर 20 किलोग्राम और गुने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 60 न्यूटन बल लग रहा है। 60 न्यूटन बल लग रहा है, उसको न्यूटन को आप ऐसे भी कह सकते हैं किलोग्राम, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग बल के प्रकार देखते हैं कि बल के प्रकार क्या क्या हैं। आइए, बल विभिन्न प्रकार के होते हैं जो किसी वस्तु पर कार्य करते हैं। बल बहुत तरह का हो सकता है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ग्रेविटी फोर्स हो सकता है, अप्लाइड फोर्स हो सकता है, ड्रैग फोर्स हो सकता है। ड्रैग फोर्स किसे कहते हैं, हवा के कारण जो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जब तेज दौड़ते हैं तो आप देखते हैं फील करते हैं कि हवा हमारे और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में तेज हमारे बॉडी पे बल लगा रहा है, वो भी एक ड्रैग फोर्स हो गया है ना। फिर स्प्रिंग फ्रिक्शन देख सकते हैं हम लोग, स्प्रिंग फोर्स देख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स देख सकते हैं, टेंशन फोर्स देख सकते हैं, खींचना किसी को टेंशन, उसकी टेंशन फोर्स हो गया, वाइंड फोर्स हो गया, बहुत तरह के फोर्सेज हैं। हम लोग मेनली फोर्स देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स। यहाँ ड्रैग मतलब कौन, हवा लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन किसी एरोप्लेन के, है ना। नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बहुत तरह के फोर्स हैं, लेकिन हम लोग मेन फोर्स के माने बल के प्रकार देखने वाले हैं। जैसे पेशी बल, ओके, दूसरा यांत्रिक बल देखेंगे, घर्षण बल देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, विद्युत बल देखेंगे और चुंबकीय बल देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेशी बल, है ना। पेशी बल होता है क्या, पेशी मतलब मांसपेशी, यानी शरीर के द्वारा, यानी हम अपने शरीर के द्वारा मांसपेशियों के द्वारा हम जो बल यानी जो कार्य करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मेस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल कहते हैं। यानी अपनी मांसपेशियों द्वारा जो हम काम करते हैं, तो अपने मांसपेशियों द्वारा क्या करते हैं, टहलना हो, दौड़ना हो, व्यायाम करना हो, कैरी बुक करना है, कोई सामान हम उठा के ले जा रहे हैं, बोरा ढो रहे हैं, है ना, कोई सामान हम मार्केट से उठा के अपने हाथ से लेकर आ रहे हैं, तो ये कौन सा बल है, किसके द्वारा कर रहे हैं, पेशीय बल है। अपनी मांसपेशियों को यूज करके उसको हम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो पानी की अपने मांसपेशियों को यूज करके क्या कर रहे हैं, उसे पानी निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा बल हुआ, यही बल है पेशी बल। पेशी बल का मतलब सीधा समझ सकते हैं। आइए, यह हमारी मांसपेशियों के कार्य के कारण होता है पेशी बल। डेफिनेशन देखते हैं, इसे इसे केवल उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम दैनिक कार्य पर लागू करते हैं। जैसे देखिए, हम जो दैनिक काम करते हैं अपने पेशी बल के कारण करते हैं ना, जैसे सांस लेते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक है, जैसे कोई सामान हम उठाते हैं, ये सब क्या है, पेशीय बल है। जैसे हम कोई सामान, यहाँ छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, यह वस्तु के संपर्क में आने के बाद काम करता है। हाँ, किसी चीज़ को आप पकड़िए तो काम करेगा। यह बल हमारी मांसपेशियों के कार्य के कारण होती है। जब हम दैनिक कार्य करने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं तो मांसपेशियों का बल वस्तु पर लगता है, इसे ही पेशी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब यांत्रिक बल क्या है। हालांकि यांत्रिक बल भी एक तरह का पेशीय बल है, ठीक है, यांत्रिक बल भी क्या है, एक तरह का पेशीय बल है। ये क्या होता है, यांत्रिक बल तब होता है जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है। जब देखिए ये बॉडी देख रहे हैं, ये और ये यहाँ सरफेस, दोनों के बीच सीधा संपर्क है, तो यांत्रिक बल कब लगता है, जब दो वस्तु के बीच में सीधा संपर्क होता है ना। जहाँ एक वस्तु क्या करती है, एक वस्तु पर बल लग रही होती है जबकि दूसरी वस्तु विराम स्थिति में होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक बल कहते हैं। आइए जैसे देखते हैं, दरवाजे को धक्का देने वाला कोई व्यक्ति यांत्रिक बल का एक उदाहरण। अगर दरवाजे को धक्का दे रहे तो आप देखते हैं दरवाजे की एक ओर देखते हैं, दरवाजे क्या फिक्स है, तो वो एक तरफ क्या है, दरवाजे की स्थिति एकदम फिक्स है विराम अवस्था में, और दूसरी क्या होती है, उस पर हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल है कैसे एग्जाम्पल है, मैकेनिकल फोर्स का। कौन सा, मैकेनिकल यानी यांत्रिक बल का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल क्या होता है ना। तो घर्षण बल
घर्षण बल, हमेशा घर्षण बल होने के लिए दो सतह होना जरूरी है, दो कांटेक्ट, ये हमेशा कांटेक्ट फोर्स के रूप में इसे हम समझ सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स है, यानी दो दो वस्तु अगर एक दूसरे में सटा हुआ है तभी ये वर्क काम यही वर्क करेगा, वरना नहीं कर सकता। देखिए घर्षण घर्षण बल दो सतहों के बीच, दो सतह मतलब दो अलग अलग वस्तुओं की सतह, दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल घर्षण बल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी एक ही दिशा या विपरीत दिशा में जाने वाली वस्तु के लिए प्रतिरोध पैदा करना। अगर ये इधर जा रहा है तो ये जो घर्षण बल लगेगा इसके द्वारा ये वापस इस डायरेक्शन में लगेगा। ये टेबल के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन अगर आगे फॉरवर्ड है तो इसका बैकवर्ड हो जाएगा, है ना। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वस्तु के डायरेक्शन बल की दिशा के अपोजिट लगता है, जिधर बल लगाइएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक घर्षण बल काम कर रहा होता है, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में भी एक घर्षण बल काम कर रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं। मेनली घर्षण के 3 प्रकार हैं, बहुत से प्रकार है लेकिन मेनली क्या होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल जिसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण बल जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लोटनी घर्षण बल जिसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों को। जिन्हें इंग्लिश में देखना हो वो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शन, सॉरी क्या, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन इन मोशन टू अ स्टेप एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोला, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हुआ है जो अपोजिट डायरेक्शन बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वस्तु को, है ना। अब सुनिए, व्हाट आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन देख चुके हैं हम लोग, तो जिन्हें देखना हो समझ सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी में देखते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है एक ही स्थान पे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, कोई वस्तु अगर एक स्थान पे बना हुआ है तो वो स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक मतलब अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाएं और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके, अभी बताया गया ना, स्थैतिक मतलब होता है एकदम अपना पोजीशन पकड़ के रखा हुआ है, बना हुआ है। अगर हम बल लगा रहे हैं, जैसे ये बंदा देखिए, ये बंदा इस वस्तु पे बल लगा रहा है, ठीक है, इस वस्तु पे बल लगा रहा है आगे की ओर, लेकिन ये क्या हुआ, बॉक्स रिमेन स्टेशनरी, यानी बॉक्स जो एकदम बिल्कुल हिल नहीं रहा, बहुत भारी है, इसके कैपेबिलिटी से बाहर है कि इसको धक्का दे सके। तो क्या होता है सुनिए, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस सतह है यह, और यहाँ इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वही क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल, यानी ऐसा घर्षण बल जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने नहीं दे रहा। समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं और हम उसको धक्का दे नहीं पा रहे, उसको हिला नहीं पा रहे, उसको एक जरा भी आगे घिसका नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक बल लगा रहा है, जिसके कारण हम, और हमारा जो बल है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बल से कम मान है। तब क्या हुआ, यानी बॉक्स एकदम जो है वो एकदम रिमेन्स कॉन्स्टेंट स्टेशनरी बना हुआ, तो वैसे बल को क्या कहते हैं, वैसे जो दोनों सतहों के बीच में लग रहा बल उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण बल। इसका परिमाण, जिसका मान होता है, लगाए गए बल के बराबर या बल से ज़्यादा होगा, और दिशा बल की दिशा के विपरीत होगी। जिधर हम बल लगा रहे हैं, देखिए जैसे देखिए इस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं, तो ये जो बॉडी है किस डायरेक्शन में वापस लगा रहा है, ये सरफेस इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, जिसमें कांटेक्ट कर रहा है ये बॉडी इस सरफेस में, तो वो इधर डायरेक्शन बल लगा रहा है, और हमारे बल से ज़्यादा मान इसका, अगर हमारा मान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, है ना, चला जाए। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, अगर दो सतहों पे बल लगाया जा रहा है, किसी वस्तु को खिसकाने के लिए अगर हम बल लगा रहे हैं और वो वस्तु अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो वो कौन सा, वहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा अंतर है इसमें स्थैतिक में और सर्पी में, है ना, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। स्थैतिक में क्या था कि हम बल लगा रहे थे और वापस जो बल लग रहा था, जिसके कारण क्या होता, वस्तु अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, है ना, अपनी जगह को अपना रिमेन्स कांस्टेंट बना के रखा हुआ था, जहाँ था वहीं था। लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है, अगर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु थोड़ा सा भी डायरेक्शन आगे बढ़ने लगा, इधर बल लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, इसका मतलब क्या, स्लाइड हो गया, तो ये क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बल तो लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इस सरफेस हमेशा इसकी ओर लगा रहा है, लेकिन कौन सा बल लगा रहा है, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, स्लाइड हो जा रहा है, यानी हम उसको धक्का दे सक रहे हैं और वस्तु अपनी जगह से हिल जा रहा है, अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है ना।
तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, देखिए सरक रहा है, जब वस्तु कोई सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल को ही तो घर्षण बल कहेंगे। यानी ये वस्तु देखिए, ये वस्तु और यहाँ एक सतह है, ये दोनों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है यही तो घर्षण बल है ना। इधर हम बल लगा रहे हैं तो ये सड़क भी इधर रहा, लेकिन घर्षण बल किधर काम करेगा, बल के अपोजिट डायरेक्शन में ही घर्षण बल काम करता है। ये एकदम एक बार में समझ के रखिए आप लोग। देखिए स्लाइडिंग फोर्स का यहाँ भी आप फ्रिक्शन का यहाँ भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ फ्रिक्शन देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्लाइडिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप लोग अंतर समझ गए दोनों में, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। स्टैटिक में वस्तु अपनी जगह से हिलता नहीं है, स्लाइडिंग में क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है फोर्स के डायरेक्शन में। आइए हम लोग देखते हैं लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल क्या है, लोटनिक मतलब लौटना, लौटना मतलब घूम घूम के बढ़ना है ना। इसमें क्या होता है, जब जैसे देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगे तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल को क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल कहेंगे ना। क्या कहेंगे, लोटनिक। चला जाए, अगर हम मान लेते हैं फुटबॉल को लिए, ठीक है, और फुटबॉल को छोड़ देते हैं ढलान पर, देखें घूमते घूमते चला जाता है, लौटते हुए चला जाएगा, वही तो लोटनिक बल है, ठीक है। यानी लुढ़क लुढ़क कर जाना ही लोटनिक बल कहलाता है। कब दो सतहों के बीच में लगने वाला वह सब घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये चक्का देखिए, साइकिल पर ये चक्का पूरा घूम जा रहा है, ये चक्का पूरा घूम जा रहा है, तो लौटते हुए जा रहा है, यानी लोटनिक घर्षण बल, यानी रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा, है ना। आगे की ओर बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन किधर, बैक की ओर काम कर रहा है, फ्रिक्शन देख रहे हैं इधर काम कर रहा है ना। अब सुनिए, अप्लाइड बल इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, हम लोग पहले से देख रहे हैं। आगे देखते हैं, तीनों का अंतर एक साथ यहाँ देख सकते हैं, स्टैटिक में, स्लाइडिंग में और रोलिंग में। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर पहले नहीं समझे होंगे तो। स्टैटिक में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है लेकिन मोशन नहीं होता। आप इस पर बल लगा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा, स्टैटिक बना हुआ है। स्टैटिक बना हुआ तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा है और इसमें थोड़ा सा मोशन भी आ गया फोर्स के डायरेक्शन में, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन अब जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला देखिए गोल आकृति, हम जैसे अभी फुटबॉल का एग्जाम्पल लिए थे ना, यहाँ चक्का देख सकते हैं, है ना, व्हील देख सकते हैं। देखिए इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इसमें भी काम कर रहा है, ग्रेविटी इसमें भी काम कर रहा है, और मोशन जो हो रहा है वो लोड कर, यानी घूम घूम के हो रहा है, रोलिंग के टाइप का मोशन हो रहा है। तब ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन लगने वाला है, जो लग रहा है, उसको कहते हैं रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो क्या ये दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण जो बल है उसके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह केवल सतहों की प्रकृति कैसी है। हम बहुत बड़ा सामान ले लिए, ठीक है, और उसके अंदर क्या एकदम हल्का रोटेशन मतलब चक्का लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको आसानी से धक्का दे सकते हैं। सतह पर डिपेंड नहीं कर रहा, सतह कितना बड़ा हो, ठीक है, लेकिन सतह समझिए, अगर एकदम पूरा एकदम रफ सरफेस है, पूरा रफ सरफेस है, उस पर कोई चीज़ को हमको धक्का देना हो तो क्या उसमें धक्का देना हार्ड होगा ना। अगर प्लेन सरफेस एकदम पूरा चिकना, उसमें कोई चीज़ को हम धक्का दे सकते हैं आसानी से, लेकिन रफ सरफेस में क्या धक्का दे पाइएगा आप, नहीं दे सकते हैं ना। तो उसकी सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण बल, ठीक है। कैसा सतह है, चला जाए आगे। जैसे हाँ एक और चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, आप हम लोग जो रोड पे चलते हैं, खुरदरा सरफेस है, खुरदरा रोड है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत प्लेन रोड है। ऐसे अगर कहीं बर्फ़ पे चलना हो, ऐसे समझिए बर्फ़, तो बर्फ़ पे चलने में कितना आसान है कि हार्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बर्फ़ में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम काम करता है, क्यों, क्योंकि उस पर जो चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत प्लेन होता है, उससे केस में क्या होता है, चलना दिक्कत होता है। तो वो यानी दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या, वो वस्तु के सतहों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, कैसा प्रकृति है, कैसा सतह है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम किसका होता है, लोटनिक घर्षण बल, वो तो गोल गोल घूम के निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा घर्षण बल किस में लगता है, स्टैटिक घर्षण बल में, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, इसमें सबसे ज़्यादा मान होता है। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं। हाँ,
घर्षण कम करने के लिए देखते हैं हम लोग बेयरिंग क्यों लगाया जाता है किसी चीज़ में, बेयरिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि घर्षण कम हो और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सके, है ना। चला जाए आगे। ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक लगेगा। द्रव द्रव सतहों के मध्य उससे कम, और वायु सतहों के बीच सबसे कम घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल से लाभ देखते हैं क्या होता है। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा हो पाता है और चल पाता है। एकदम ध्यान देना है, घर्षण बल अगर नहीं होता तो मनुष्य खड़ा भी नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा ना, चलने की कोशिश करेगा लेकिन गिर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पैर से हम किधर अपने सरफेस में जिस धरती पे बल लगाते हैं तो नीचे से वो आगे की ओर बल लगाता है। लेकिन अगर बताइए उसमें अगर घर्षण बल काम नहीं करेगा और पूरा चिकनाहट रहेगा तो क्या होगा, आपका पैर ही फिसल जाएगा ना, उसे बल लगा नहीं पाएगा। चला जाए आगे। घर्षण बल ना होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। देखते हैं केला पे अगर पैर पड़ेगा तो कितना जल्दी आदमी फिसलता है, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, घर्षण बल में चिकनाहट बहुत ज़्यादा होता है, घर्षण बल जीरो कर देता है और हम लोग गिर जाते हैं, चिकनी सड़क पर भी फिसल जाते हैं हम लोग। आगे, यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगेंगे। इसीलिए तो रोड पे क्या बनाया जाता है, देखने गिट्टी का जो बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, उसमें कितना खुरदरा माने रफ सरफेस बनाया जाता है ताकि आपका ब्रेक सही से काम कर सके। ऐसा नहीं एकदम पूरा प्लेन नहीं कर दिया जाता है ना। यदि पट्टे तथा पुल्ली के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा पाएगा। घर्षण बल से हानि भी हम लोग देखते हैं। जब लाभ देखें तो हानि देखिए। हानि क्या है, मशीनों में जो घर्षण के कारण ही तो ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है और टूट फूट अधिक होती है। घर्षण होते होते धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज़ काम करते करते देखते हैं धीरे धीरे घर्षण होते होते क्या होता है, कमजोर होता है, वो टूट के निकल जाता है। तो वो तो हानि हुआ ना थोड़ा। लाभ भी दुनिया के हर चीज़ में कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि होती है। मशीनों के मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों को उससे क्षति भी पहुंचता है। घर्षण के कारण क्षति तो पहुंचेगा, हीट हो जाएगा। तो मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है, बेकार हो जाता है ऊर्जा, और टूट फूट अधिक होती है। मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होता है और मशीनों को काफ़ी क्षति होती है। आइए हम लोग देख लिए, फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एक बार में समझ जाइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ब्रह्मांड में पदार्थ का कोई भी कण, ब्रह्मांड के कोई भी दो पदार्थ आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको ये खींच रहा है इधर, ये क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या कर रहा है, इसको ये अपनी ओर खींच रहा है और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। यानी ब्रह्मांड का कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कण, चाहे हम हैं, हम किसी और व्यक्ति को हम कौन उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हम पृथ्वी हमको अगर आकर्षित कर रहा है तो हम पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे मास बहुत बड़ा रोल करता है, जिसका ज़्यादा मास होगा वो कम मास वाले वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है। ठीक है, आइए। पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण। तथा वह बल जिससे पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो गुरुत्व बल कहलाता है। अगर गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, अगर कोई पूछे तो कैसे बताना आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आपस में दोनों, जब ब्रह्मांड का कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर वही दो वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी है, समझ रहे हैं, अगर यही दो वस्तु की बात में एक वस्तु की अगर पृथ्वी की हम बात करें तो उस समय हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोलेंगे, उस समय डायरेक्ट बोलेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के रेफरेंस में बात की जाती है। समझ में आया, दो वस्तु है, दो वस्तु में अगर एक पृथ्वी है तो हम बोलेंगे ग्रेविटी क्या है। ठीक है, अब दुनिया के कोई भी दो वस्तु की बात करेंगे तो बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इतना ही अंतर है मात्र। पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल पृथ्वी तथा वस्तु के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। वही है गुरुत्व बल। क्या गुरुत्व बल, कुछ नहीं, पृथ्वी और कोई दूसरा वस्तु सामने है, दो वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल की जगह पर उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का बल, बहुत कमजोर बल है। ऐसा नहीं समझिए कि बहुत पावरफुल बल है।
कमज़ोर बल है, लेकिन जब बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है तब बहुत पावर हो जाता है उसमें। आइए, यह प्रकृति में पाए जाने प्रकृति यानी नेचर में जो पाया जाता है उस बलों में सबसे दुर्बल बल, सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर बोला जाए कोई है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अगर वीकेस्ट नहीं होते तो हम लोग तो चिपक के रहते हैं ना, हम लोग उस पर चलते हैं आराम से। अगर बहुत हार्ड बल लगता तो हम लोग हिल भी नहीं पाते, हम लोग भी चिपके रहते किसी पृथ्वी से। आइए, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, मतलब समझे, हमेशा ही क्या करता है गुरुत्वाकर्षण पर, हमेशा किसी वस्तु को एक अपनी ओर खींचता है, कोई एक वस्तु दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश खींचता है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल को कूलाम बल भी कहते हैं, याद रखना है। विद्युत चुंबकीय बल को कूलाम बल या कूलाम इंट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। कूलाम बल भी कहा जाता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। यह दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का बल है। देखिए, दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का बल है विद्युत आवेशित। देखिए, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। तो वही बोला, इसके बीच में आवेश जनरेट हो गया। तो यह जो बल है ये हमेशा कहाँ होता है, आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल होता है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा आवेशित वस्तुओं के बीच का बल होता है। इस बल के अनुसार एक दूसरे कोई भी चार्ज जो जनरेट हो जाता है दोनों के बीच में, है ना, यानी आवेश, चार्ज मतलब आवेश, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। वैसे ही विपरीत प्रतिकार के होते हैं। जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग आप समझ रहे हैं, लाइटनिंग मतलब होता है जो तड़ित मतलब जो बिजली गिरता है ना, बिजली बरसात के मौसम में जो बिजली गिरती है। ठीक है, तो लाइटनिंग है वो भी एक चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक उदाहरण है। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक उदाहरण है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल वह बल है जो विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न होता है। समझ में आ गया क्या बोला, विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय बल होता है। ये क्या कहता है, दो मैग्नेट के ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल देखा जा सकता है। जैसे देखिए, एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट के बीच में हम देख सकते हैं, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल है, इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है। अगर दो आपका मैग्नेट है और उसका पोल, उस मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर पोल को अपोजिट पोल को एक तरफ रखेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, साउथ है ये नॉर्थ है। अगर सेम क्या होता है, पोल को एक तरफ कर देंगे तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। लेकिन ऐसे केस में क्या करता है, जब दोनों पोल अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। यह वस्तु के उन्मुखीकरण के आधार पर प्रकृति में आकर्षण या प्रतिकारक हो, या तो आकर्षण करता है किसी चीज़ को या फिर रिपेल करता है यानी दूर करता है। इस चुंबकीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उदाहरण कहा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अभी मतलब होता है केंद्र की ओर, अभी अकेंद्रीय, अभी मतलब और, किधर, केंद्रीय, केंद्र की ओर। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। बोला, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। इस बल को, एक बल जो वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है, और इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो उस पर कोई एक बल, यहाँ लिखा जाएगा, मिस्टेक है, बल वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v से और r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, कोई m द्रव्यमान का पिंड v गति से चल रहा है और r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान जो होता है, अभिकेंद्रीय बल का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का मान जो होता है वो कितना होता है, mv²/r होता है। कितना, mv²/r होता है। अब देखिए एक करके आगे देखते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, इसको इक्वेशन देख सकते हैं। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या है। फोर्स बराबर हम लोग ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं, F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब देखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन होता है, अगर सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन की बात किया जाए, एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो इसका वी स्क्वायर बाय आर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ऐसे केस में क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो एफ बराबर क्या हुआ, एम इंटू ए, तो ए की जगह पर वी स्क्वायर बाय आर रख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं टेंजेंट लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड जो होती है वी बराबर 2πr/t होती है, क्योंकि देखिए स्पीड ऐसे हम लोग जानते हैं पहले से, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, स्पीड माने चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय d/t। अगर अगर वृत्ताकार पथ पे कोई रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ना, तो वृत्ताकार पथ पे यहाँ से लेकर इस एक चक्कर लगाने में इसकी दूरी क्या होती है, वृत्ताकार पथ की दूरी क्या होगी, तो 2πr, यानी इसके जो व्यास, तो दूरी निकल गया d बराबर 2πr और t बराबर t, तो 2πr/t, तो यानी v बराबर क्या हुआ, 2πr/t। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, जब हम एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के सिरे बांध कर घुमाते हैं, पत्थर का टुकड़ा जैसे देखिए, ये पत्थर के टुकड़े को एक रस्सी से बांध लिए और घुमा रहे हैं, तो डोरी के अंदर की ओर एक खींचे रखना पड़ता है, डोरी को अंदर की ओर खींच के रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर बल लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देता है। यही जो बल जो डोरी दे रहा है, जो डोरी अंदर की ओर बल लगा रहा है, वो क्या है, वही बल क्या, अभिकेंद्रीय बल है, वो केंद्र की ओर बल लग रहा है। ठीक है। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ देंगे, अगर इसके सिरे को हम हाथ से छोड़ देते हैं तो डोरी के दूसरे सिरे पे बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग को छोड़ देगा। अब जो गोल गोल जो घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, इसको छोड़ देगा और कहाँ चल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, एकदम सीधा बढ़ जाएगा आगे की ओर। क्यों कि वृत्ताकार पर्श की अनुदिश में वृत्तीय मार्ग को छोड़कर वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश भाग में चला जाएगा। इसका कारण कि डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ने पर डोरी में तनाव उत्पन्न समाप्त हो जाता है। जो तनाव बना हुआ, जो टेंशन बना हुआ, अगर छोड़ देंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इसको जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है अभिकेंद्र की ओर, वो केंद्रीय बल काम करना बंद कर देगा, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, सीधी रेखा में गमन करने लगेगा, है ना। अर्थात वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गमन करने लगता है, सीधा रेखा में गमन करने लगता है। और भी इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी क्या है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति, ये सब क्या है, ये भी तो अभिकेंद्रीय बल का है। तथा ग्रहों के चारों ओर प्रकृति और कृत्रिम उपग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक, सब अभिकेंद्रीय बल, ये सब अभिकेंद्रीय बल के कारण है। किसी मोड़ पर लेकिन इसमें अभिकेंद्रीय, इसमें कौन, इसमें आप बोलिएगा इसमें तो कोई रस्सी पकड़ के तो उसको खींच तो नहीं रहा, कौन इसको आखिर उस पर बल लगा रहा है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि एक लड़का पकड़ के पत्थर को घुमा रहा था, तो इसमें ये अभिकेंद्रीय बल कौन जनरेट कर रहा था, ये रस्सी कारण अभिकेंद्रीय बल लगा था केंद्र की ओर। तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, उपग्रह है, उसको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो आप उसको कौन पकड़ने वाला है, उसको कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उस पर जनरेट कर देता है कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है उसके। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो ग्रह और उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूम रहा है। आगे आ जाइए। किसी मोड़ पर रेल या कार मुड़ेगा तो पहियों और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, यानी जो मुड़ता है तो यहाँ भी अभिकेंद्रीय बल काम करता है केंद्र की ओर, तब जाके वो देखते हैं केंद्र की ओर काम करने लगता है अभिकेंद्रीय बल, तब जाके गाड़ी माने सही तरीके से मुड़ पाता है। लेकिन इसमें केंद्र कौन काम करता है, केंद्र की ओर, माने यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे पहिया और सड़क के मध्य लगता है, चक्का और सड़क के मध्य लगता है अभिकेंद्रीय बल। आइए, कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पष्ट रेखीय दिशा में फेंक देते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों के में मेटगार्ड भी लगाया जाता है। देखते हैं कीचड़, जब कीचड़ पे अचानक चक्का जाता है तो क्या होता है, वापस हम तेजी से फेंकता है कीचड़ को, इसी कारण तो इसमें मेटगार्ड भी लगाया जाता है। ये सब भी एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन है, या देख रहे हैं यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, किस बल के कारण लग रहा है, तो ये भी क्या हुआ, आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण। अब हम लोग देखते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है
तो सेंट्रीफ्यूगल, जैसे देखिए वही बच्चा अब जब अब कोई चीज़ को घुमा रहा था, अब देखें तो रस्सी क्या लगा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की ओर लगा था, एक पत्थर को बांध कर जब चारों ओर घुमा रहे थे तो उसी पे दो बल काम कर रहा था उसी समय। एक रस्सी पे जो लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, यानी अभिकेंद्रीय बल। लेकिन जो पत्थर है वो तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना, अगर वो हाथ से छूटा रस्सी तो क्या हुआ, आपके अंदर आएगा कि बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो वो पत्थर पे जो बल लग रहा है वो तो अभिकेंद्रीय, वो तो अपकेंद्रीय हुआ ना, वो केंद्र के बाहर की ओर लगता है। रस्सी पे जो लग रहा है वो केंद्र के अंदर की ओर, और पत्थर पे जो लग रहा है वो केंद्र के बाहर की ओर। आइए देखते हैं। तो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जो केंद्र की ओर ना लग के केंद्र से अपोजिट डायरेक्शन में लगता हो, वह बल जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, या वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, केंद्र से ऊपर यानी केंद्र से बाहर लगने वाला बल ही तो अपकेंद्रीय बल है। चलिए इसका मान भी देखिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हम लोग पहले बार बार जान रहे हैं एम इंटू ए, और ए बराबर जो होता है वृत्तीय पद का ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान देना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो, अभिकेंद्रीय त्वरण या अपकेंद्रीय त्वरण, दोनों का मान क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, दोनों का मान वी स्क्वायर बाय आर, एक ही है, दोनों त्वरण है। तो ए बराबर एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अब केंद्रीय बल के उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्या क्या उदाहरण है। जैसे देखिए, मोड़ पर कार, यदि कोई व्यक्ति, यानी मोड़ पर कार में कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो कार अचानक और घूम जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है। जैसे अगर ये कार इधर घूम रहा है तो व्यक्ति किधर जा रहा है, इस ओर जाने लगता है, केंद्र के बाहर की ओर। अगर कार घूम रहा है केंद्र की ओर तो व्यक्ति केंद्र के बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र में ये जब कार जो घूम रहा है अंदर की ओर, तो चक्का और सरफेस, ये दोनों के बीच में अभिकेंद्रीय बल तो काम कर जा रहा है, लेकिन व्यक्ति तो ऊपर बैठा हुआ है ना, तो इसमें अभिकेंद्रीय बल काम नहीं करता। ऐसे केस में क्या करता है ये, इस पर अपकेंद्रीय बल काम करता है, ये दूर जाने की कोशिश करता है। आइए, और कार अचानक घूम जाए तो व्यक्ति बाईं ओर एक झटका लगता है, इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल अपने बाईं ओर पे लगा एक बल लगता है। कैसे, हमको कोई बल लगा रहा है, देखते हैं, हम लोग सब अनुभव करते हैं इसका। वास्तव में एक ऐसा नहीं है, बल्कि यह होता है कि कार और व्यक्ति दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए था, दोनों को, कार को भी चाहिए था अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर घूमना, तो व्यक्ति को भी। लेकिन क्या हुआ, कार तो यह अभिकेंद्रीय बल सड़क और पहियों के बीच के घर्षण से प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को घर्षण कुछ मिलता ही नहीं, व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त होता। इसलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपनी पूर्व अवस्था में बने रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, कार के मुड़ते ही या वह विपरीत दिशा में झटका खाकर, ऐसा विपरीत दिशा में झटका खाता है, ऐसा अनुभव करता है जैसे उस पर कोई बल काम कर रहा है। असल में बल नहीं काम कर रहा, वही क्या काम कर रहा है, जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या कर रहा है, अपने स्थिति को बनाए रखना चाह रहा है, लेकिन ये क्या करता है, मुड़ जाता है गाड़ी। आइए, वॉशिंग मशीन को कपड़े धोते समय एग्जांपल में, वॉशिंग मशीन में भी अभिकेंद्रीय बल है। क्रीम निकालते हैं जो, वो भी अभिकेंद्रीय बल पे काम करता है। ये सभी सब क्या है, किस पे काम करते हैं, अभिकेंद्रीय बल पे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपका अगला पार्ट आने वाला है जिसमें होगा लीवर मतलब उत्तोलक। उसके बाद हम लोग का गति यूनिट खत्म हो जाएगा। गति से चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो थैंक यू दोस्तों।